नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर तानाशाह हिटलर के बारे में। हिटलर के ऊपर वैसे तो बहुत से इल्ज़ाम हैं, लेकिन सीधे सीधे उसके ऊपर दो इल्ज़ाम माने जाते हैं। पहला इल्ज़ाम तो उसके ऊपर यह है कि उसने 60 लोगों का मर्डर किया था, और दूसरा इल्ज़ाम उस पर यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके लिए भी हिटलर ही जिम्मेदार हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन बाद में वो जर्मनी आ गया। ऑस्ट्रिया से जर्मनी क्यों आया, यह भी अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट बचपन में वो एक पेंटर बनना चाहता था, और जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो स्कूल यहूदियों का था। उस स्कूल में यहूदियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हिटलर को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला, और उसके बाद वो आर्मी में भर्ती हो जाता है जर्मनी में। अब बात करते हैं, जर्मनी में जब आर्मी में भर्ती हुआ तो उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, जो 1940 से 1980 के बीच चला। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला तो उसमें जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई, और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के सामने। जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो जर्मनी के ऊपर इतना ज़्यादा फाइन लगा दिया गया इन कंट्रीज़ द्वारा कि जर्मनी उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकता था। इसी वजह से जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई, और जर्मनी में बेरोज़गारी, भुखमरी, गरीबी, इस तरह की समस्याएं पैदा होने लग गई। इसी समय हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था, और जर्मनी की हार के बाद उसने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम NSDAP था, अर्थात नाजिम। नाजिम पार्टी एक हिटलर की सोच थी, और नाजिम पार्टी के हिसाब से हिटलर कहता था कि जर्मनी के लोग पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनका जन्म पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई जर्मनी की हार का जिम्मेदार जर्मनी के कुछ लोग यहूदी लोगों को मानते थे। धीरे धीरे हिटलर ने इस बात का फ़ायदा उठाया, और वो यहूदी लोगों को परेशान करने लगा, और जर्मनी के कुछ लोग हिटलर का साथ देने लगे। ऐसा करते करते साल 1933 आ गया। उसमें इलेक्शन हुए, और हिटलर अपनी पार्टी NSDAP अर्थात नाजिम को जिताने में सक्सेस हुआ, और वो बन गया जर्मनी का चांसलर अर्थात जर्मनी का PM। अब शुरू होती है हिटलर की तानाशाही। सबसे पहले हिटलर ने ऑर्डर दिया यहूदी लोगों को कि वो इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं। अब ऐसा कोई देश भी नहीं था उस दौरान कि जो यहूदियों का ही देश हो, जैसे कि आज इजराइल है। अब हिटलर की इस सोच की वजह से कुछ लोग धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे, और वो जर्मनी को छोड़ने भी लगे। कुछ लोग जर्मनी में ही रहने लगे, और हिटलर उनको परेशान करने लगा। उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाया जाता था, उनको मार दिया जाता था। अब हिटलर सोचता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार का दूसरा कारण पोलैंड देश है। अब हिटलर ने धीरे धीरे पोलैंड के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट किया, और पूरे के पूरे पोलैंड को जर्मनी में मिला दिया। हिटलर अपने आप को जर्मनी का सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता था कि जो ऑर्डर हिटलर पास करेगा वो ऑर्डर फाइनल होगा। जैसे ही हिटलर जर्मनी के एरिया को बढ़ाने लगा, वैसे ही बुनियाद पड़ती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। अब जर्मनी का साथ दे रहे थे इटली और जापान, दूसरी तरफ थे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और USSR।
इटली, जापान और जर्मनी बहुत महत्वाकांक्षी कंट्री बन चुके थे और वो ही सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग पूरी दुनिया में करते हैं। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार रियल में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जर्मनी पोलैंड के ऊपर हमला करता है और पोलैंड के पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब इसी दौरान पोलैंड और ब्रिटेन का एक एग्रीमेंट था, जिसमें कहा गया था कि यदि एक कंट्री के ऊपर कोई और कंट्री हमला करेगा तो वो उसकी हेल्प करेंगे। अर्थात यदि ब्रिटेन और पोलैंड देश के ऊपर कोई भी दूसरा कंट्री हमला करेगा तो वो एक दूसरे कंट्री की हेल्प करेंगे। और इसी वजह से कि ब्रिटेन को भी इस पोलैंड वाली लड़ाई में आना पड़ा। अब जर्मनी ने पोलैंड का बहुत ज़्यादा पार्ट अपने कंट्रोल में कर लिया था और 1939 से 1940 के बीच केवल दुनिया में माहौल जरूर वर्ल्ड वार जैसा बना हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार रियल में नहीं चल रहा था। अब जो रियल वर्ल्ड वार शुरू होता है वो होता है 9 अप्रैल 1940 को, 9 अप्रैल 1940 को, जब जर्मनी नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर देता है और बाद में बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के ऊपर भी हमला कर देता है और ये सारा पार्ट जीत लेता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जर्मनी ने पोलैंड को, नॉर्वे को, डेनमार्क को, बेल्जियम को और हॉलैंड को, फ्रांस को, इन सब कंट्रीज को जीत लिया है। और इसी वजह से फ्रांस ने भी हिटलर के सामने सरेंडर कर दिया। फ्रांस की जीत के बाद हिटलर का हौसला और बढ़ गया और फाइनली अब हिटलर ने तैयारी कर दी कि वो इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करे। लेकिन हिटलर इंग्लैंड को बहुत हल्के में ले गया और जब इंग्लैंड के ऊपर लगातार बमबारी की गई तो इंग्लैंड की सेना ने भी बराबर अटैक किया जर्मनी के ऊपर और धीरे धीरे जर्मनी जो था उसकी पावर कम होने लगी और जर्मनी इंग्लैंड से वापस हो गया। अब हिटलर वैसे तो इंग्लैंड में हार ही चुका था। अब हिटलर ने सोचा क्यों ना यूएसएसआर या अर्थात रसिया के ऊपर अटैक किया जाए और हिटलर ने अब गलती कर दी यूएसएसआर के ऊपर अटैक करके। जैसे ही यूएसएसआर पर अटैक किया तो यूएसएसआर उस टाइम तैयार नहीं था कि जर्मनी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और जर्मनी ने बहुत ज़बरदस्त अटैक यूएसएसआर पर किया। जब हिटलर की सेना मॉस्को पहुंची तो मॉस्को में रूस की सेना ने हिटलर की सेना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और जर्मनी को वापस करना स्टार्ट कर दिया। अब हिटलर दो जगह हार चुका था, एक तो इंग्लैंड में और कहीं ना कहीं उसकी शिकस्त हो चुकी थी यूएसएसआर में भी। अब पूरी दुनिया के लोगों को लगने लगा कि यदि कुछ देश मिल जाएं तो हिटलर को हरा सकते हैं। उसके बाद पूरा विश्व दो भागों में बट गया, जिसमें एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली था, दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर था। अब तीनों ही देश के ऊपर अटैक करने का प्लान किया। अब अमेरिका, रूस और फ्रांस देशों ने मिलकर सबसे पहले अटैक किया इटली पर और इटली को मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। जैसे ही इटली ने इन तीनों देशों के सामने सरेंडर किया, वैसे ही हिटलर की पावर कम होने लगी। अब जैसे इटली के सरेंडर करने के बाद जर्मनी और जापान की पावर कम हो गई। उसके बाद अमेरिका ने जापान को बहुत बार वार्निंग दी और अंत में अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया और जापान को भी मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। अब बचा केवल एक देश जिसका नाम जर्मनी है। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, उसके बाद हिटलर को लगने लगा कि अब जर्मनी देश खत्म हो जाएगा, हिटलर को पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। अब जैसे ही
रूस की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एंट्री की तो हिटलर को पता लगा और हिटलर अपने कुछ वफादार लोगों के साथ एक बंकर में चला गया जो उसने जमीन के नीचे लगभग 50 फीट की गहराई पर बना रखा था। अब हिटलर और उसके कुछ वफादार लोग वहां पर थे और हिटलर को पूरा आइडिया हो गया था कि अब रूस की सेना सब कुछ तबाह कर देगी। हिटलर हार भी इसीलिए गया क्योंकि हिटलर की सेना के कुछ सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स थे उन्होंने यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ दोस्ती कर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि हिटलर की सेना के कुछ लोग इन कंट्रीज के साथ मिल गए थे और उन्होंने सारी प्लानिंग जो हिटलर की थी वो डिस्क्लोज कर दी। अब हिटलर के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। यदि हिटलर अपने आप को सरेंडर करता है तो उसके साथ वही होगा जो मुसोलिनी के साथ हुआ था। उसको पकड़ा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा और हो सकता है उसको पूरी दुनिया के लोगों के सामने या किसी चौराहे के ऊपर फांसी दे दी जाए। और दूसरा उसके पास रास्ता था कि वो सुसाइड कर ले और फाइनली उसने डिसाइड किया कि हिटलर सुसाइड करेगा। फाइनली 28 और 29 अगस्त 1945 को हिटलर ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड करेगा, परंतु सुसाइड से पहले वो एक काम और करना चाहता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड ईवा से शादी करना चाहता था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा को प्रपोज किया कि वो उससे शादी करना चाहता है। ईवा ने भी हाँ कर दी। अब प्रॉब्लम ये थी कि शादी करवाए कौन, क्योंकि जर्मनी में और जर्मनी के शहर बर्लिन में इतना बुरा हाल हो चुका था कि रूसी सेना लगातार बमबारी करने लग रही थी। इसी दौरान उसने एक अपने वफादार आर्मी के ऑफिसर को कहा कि फादर का अरेंजमेंट किया जाए, कहीं से भी ढूंढ के फादर को लेके आया जाए जो इनकी शादी करवाए। अब वो जो आर्मी का ऑफिसर था उसने एक फादर को ढूंढा और ढूंढने के बाद वो उसको बंकर में लेके आया। जब फादर को बताया गया कि हिटलर शादी करना चाहता है तो उसने कहा कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेके आया। अब हिटलर ने एक और बहुत बड़ा रिस्क लिया और फादर को दोबारा भेजा मैरिज सर्टिफिकेट लेके आने के लिए और फादर मैरिज सर्टिफिकेट ले आया। फाइनली ईवा और हिटलर की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद एक पार्टी होती है। पार्टी में वही लोग शरीक होते हैं जो बंकर में थे। शादी हो जाने के बाद हिटलर ने एक अपने खास गार्ड को बुलाया और उससे कहा यदि मैं मर जाऊं तो पहले मुझे जला देना और बाद में दफना देना। जबकि क्रिश्चियन धर्म में जलाया नहीं जाता, केवल दफनाया जाता है। और उसने उस गार्ड से यह भी कहा कि मेरे रूम में मेरे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको भी जला देना, केवल एक पेंटिंग को छोड़कर। उस पेंटिंग के बारे में बताया कि इस पेंटिंग को मेरा ड्राइवर बर्लिन से बाहर ले जाएगा, इस पेंटिंग को छोड़ देना। अब ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्रिश्चियन धर्म में जलाया क्यों जाए। इस बारे में हमें लास्ट में पता लगेगा कि उसको जलाया क्यों गया था। अब हिटलर अपने एक कमांडेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि साइनाइड जो एक जहर होता है उसका टेस्ट किया जाए कि वो कितना सही है, उससे कोई लोग मर भी सकते हैं या नहीं। तो टेस्ट के लिए हिटलर की एक बहुत प्यारी डॉगी होती थी, उसके ऊपर टेस्ट किया गया और कुछ ही सेकंड में वो डॉगी मर गई। उसके बाद हिटलर ने अपनी उस डॉगी को दफनाया। फाइनली हिटलर और ईवा बंकर के एक रूम में चले जाते हैं और एक खास गार्ड को हिटलर रूम के बाहर खड़ा करता है। हम जो भी स्टोरी ये डिस्कस कर रहे हैं उस गार्ड ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लास्ट डेज ऑफ हिटलर। जो गार्ड बाहर खड़ा था उसका सबसे मेन काम था कि वो सारे फोन अटेंड करता था जो हिटलर के आते थे और जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन होती थी वो हिटलर को दी जाती थी। अब गार्ड जब बाहर खड़ा था और ईवा और हिटलर रूम के अंदर थे तो फाइनली रूम के अंदर एक गोली चलने की आवाज आती है। जितने भी लोग उस बंकर में थे
वो सारे के सारे उस रूम के दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कुछ देर के लिए खामोशी होती है, लेकिन कोई भी लोग रूम के अंदर एंट्री नहीं करते, क्योंकि हिटलर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और फाइनली उन लोगों द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि रूम के अंदर जाया जाए। जब हिटलर के रूम के अंदर गए तो वहां पे देखा कि ईवा एक टेबल के ऊपर अपना सर रखे हुए और मरी हुई है, और हिटलर ने एक हाथ से बंदूक लेकर अपने सर के ऊपर मारी और टेबल के ऊपर कुछ खून गिरा हुआ है। फाइनली ये सोचा गया कि ईवा ने साइनाइड खाया है और हिटलर ने अपने गोली मारी है। इसी दौरान जब ये सब चल रहा था तो हिटलर ने एक अपने वफादार सैनिक से ये कहा था कि 200 लीटर पेट्रोल की जरूरत इस बंकर में पड़ेगी, और वो 200 लीटर पेट्रोल इस बंकर में लेके आए, जबकि उसको लड़ाई की वजह से केवल 180 लीटर पेट्रोल ही मिला। अब जब पेट्रोल को लेके आया गया तो उसके जो वफादार लोग वहां पर थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जला दिया जाए हिटलर को, और उसके बाद दफना दिया जाएगा। तो 200 लीटर पेट्रोल से हिटलर और उसका जो सामान था और ईवा, इन दोनों को जला दिया गया, और जलाने के बाद उसको दफना दिया गया। रूसी सेना उस बंकर के रूम में पहुंचती है और वहां पर वो गड्ढा खोदा जाता है जिस गड्ढे में हिटलर को दबाया गया था। अब बात आती है हिटलर ने अपने आप को पहले जलाने के लिए और बाद में दफनाने के लिए क्यों कहा था। उसने अपने आप को पहले जलाने के लिए इसलिए कहा था ताकि रूसी सेना जब उसको देखे तो उसके ऊपर रिसर्च करने में उनको प्रॉब्लम हो, और दफनाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि ये उसका धर्म था, वो अपने धर्म के हिसाब से अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहता था। जब गड्ढे को खोदा गया तो रूसी सेना को बड़ी परेशानी हो रही थी ये टेस्ट करने में कि ये रियल में हिटलर है या कोई और।